तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का नॉलेज इंजेक्शन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के पहले जेट एयरलाइनर यानी कि दी हैविलैंड कॉमेट के बारे में। दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के समय। वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स पूरे वर्ल्ड की एविएशन मार्केट को लीड कर रहा था, खासतौर पर अपने स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोपेलर एयरक्राफ्ट से, उस समय ब्रिटेन, जहां पर एविएशन इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही थी, लेकिन जितने भी एयरलाइंस थी वो सीधे यूनाइटेड स्टेट्स से एयरक्राफ्ट खरीदा करती थी। स्थिति कुछ ऐसी थी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के डगलस DC-3 और DC-6 एयरक्राफ्ट थे, उसने पूरे एविएशन मार्केट के 90% हिस्से पर कब्जा कर रखा था। अब ब्रिटेन अर्ली 40s में अपने आप को एक सुपर पावर से कम नहीं समझता था, और इनफैक्ट वो था भी नहीं, क्योंकि उस समय तक ब्रिटेन ने काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बना रखा था, और इनफैक्ट इंडिया खुद उनकी एक कॉलोनी था। तो यहाँ पर एविएशन मार्केट को रूल करने के लिए और अपने आप को फिर से एक सुपर पावर प्रूव करने के लिए ब्रिटेन को कुछ नया करना था, कुछ बड़ा करना था और कुछ अलग भी करना था। अब उस समय तक जितने भी सिविलियन एयरलाइनर्स थे वो सभी पिस्टन पावर्ड प्रोपेलर्स पे ऑपरेट किया करते थे। अभी जो पिस्टन पावर्ड एयरक्राफ्ट होते हैं ये ना केवल ज्यादा नॉइजी होते हैं बल्कि मेंटेनेंस अनफ्रेंडली होते हैं, साथ ही काफी लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, जिस वजह से किसी भी खराब वेदर में ये ऑपरेट नहीं कर सकते थे। अब यहां पर जेट इंजन्स उस समय तक डेवलप हो चुके थे, लेकिन जेट इंजन्स को कभी भी सिविलियन एयरक्राफ्ट के तौर पे नहीं देखा गया। उसका कारण ये था कि जेट इंजन्स की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो काफ़ी घटिया थी, ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट 2 गुना से भी ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं प्रोपेलर एयरक्राफ्ट के मुकाबले। लेकिन ब्रिटेन के प्लान थोड़े अलग थे। वो यहाँ पर जेट लाइनर ही डेवलप करना चाहते थे। अब 1943 के अराउंड दी हैविलैंड कंपनी को इसका एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि वो इस एयरक्राफ्ट पे काम करे। जो फंडिंग है वो पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही थी। अब 1946 में जो डिजाइन है उसको फ्रीज किया गया और 1949 में पहली बार द कॉमेट को अनवील किया जाना था। लेकिन उस समय तक किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि एयरक्राफ्ट कैसा होगा। उसका कारण यह है कि ब्रिटेन द्वारा इस प्रोजेक्ट को टॉप सीक्रेट रखा गया, साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटर्स को और दूसरी कंट्रीज को धोखे में रखने के लिए गलत गलत डिजाइन्स को पब्लिक किया गया, ताकि ऐसा लगे कि ब्रिटेन एक नए एयरक्राफ्ट पे काम तो कर रहा है, लेकिन वो भी एक प्रोपेलर एयरक्राफ्ट है, उसमें कोई खास नई बात नहीं है। और उस समय यानी कि 40s के समय, जब एविएशन लगभग 10 से 15 साल पुरानी ही टेक्नोलॉजी थी मुश्किल से, उस समय एक ऐसा स्लीक एयरक्राफ्ट जिसमें इंटीग्रेटेड इंजन्स इंस्टॉल किए गए हैं, जो अपने एज से लगभग 50 साल ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था, उसको देख के एक एक व्यक्ति के होश फाख्ता हो चुके थे। और जैसा कि ब्रिटेन को एक्सपेक्टेड था, दुनिया के लगभग हर कोने से और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी एयरलाइन से द कॉमेट की फर्स्ट फ्लाइट के कुछ ही महीनों के अंदर काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिलने लगे। ब्रिटेन के पास कॉमेट की फर्स्ट फ्लाइट के लगभग 10 से 12 महीनों के अंदर ही सैकड़ों की तादाद में ऑर्डर्स मौजूद थे। 1952 में द कॉमेट ने अपनी ऑफिशियल सर्विस लाइफ शुरू करी। लेकिन आखिर किस तरीके से ब्रिटेन ने जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू था जेट एयरक्राफ्ट के साथ, या कहें जेट लाइनर्स के साथ, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी, उसको ठीक करा? दरअसल ब्रिटेन ने प्रेशराइज्ड चैम्बर्स का इस्तेमाल करा, यानी कि एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से प्रेशराइज्ड रखा। साथ ही इसकी जो सर्विस सीलिंग थी, यानी कि जो फ्लाइंग एल्टीट्यूड था 10,000 फीट का, जो उस समय प्रोपेलर एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता था, उससे ऊपर उठ के सीधे 40,000 फीट पे इसको ऑपरेट करने लायक एयरक्राफ्ट बनाया। अब यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है, इस वजह से चैम्बर को, यानी कि जो एयरक्राफ्ट उसको प्रेशराइज बनाया गया ताकि इजीली ऑक्सीजन जनरेट की जा सके। अब 40,000 की फीट पे ड्रैग काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट एक्सेप्शनल फ्यूल एफिशिएंसी देने में सफल रहा। अब समय आया 1952 का। अब ये वो समय था जब कॉमेट अपनी एक्चुअल सर्विस लाइफ शुरू कर चुका था। इनिशियल ईयर्स में कॉमेट के जितने भी ऑर्डर्स मिले, साथ ही जितनी भी डिलीवरीज हुई, वो काफ़ी एक्सेप्शनल थी। साथ ही साथ इनिशियली कॉमेट की एक्सपीरियंस के साथ इसकी मेंटेनेंस को लेकर जितनी भी एयरलाइंस थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर, जी हाँ, इनफैक्ट 7 से 8 महीनों के अंदर ही, जब कुछ नॉर्मल इश्यूज भी सामने आने लगे एयरक्राफ्ट में, खासतौर पे इलेक्ट्रिक्स और हाइड्रोलिक्स को लेकर, तो बड़ी समस्या पैदा हुई।
दरअसल जो इलेक्ट्रिक्स और हाइड्रोलिक्स को लेकर प्रॉब्लम्स थी वो सभी एयरक्राफ्ट में होती है। इनफैक्ट जो प्रोपेलर एयरक्राफ्ट हैं उनमें भी होती है, लेकिन उन समस्याओं को वहां पर इजीली सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन यहां पर यह समस्या बड़ी बन गई। उसका कारण था ये इंटीग्रेटेड इंजन्स। अब क्योंकि एयरक्राफ्ट काफी नए थे तो इजीली इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता था और काफी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनको खुद दी हेविलैंड के इंजीनियर्स भी समझ नहीं पा रहे थे। और इनफैक्ट बाद में पता चला कि कुछ छोटी सी समस्याएं हैं जिसके लिए पूरे इंजन्स तक को खोलना पड़ा और यहां पर एयरलाइंस को घाटा होना शुरू हुआ। हालांकि उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि लगभग सभी एयरक्राफ्ट में समस्या आई, लेकिन जिन जिन एयरक्राफ्ट में आई उनको सॉल्व करने में, इनफैक्ट छोटी से छोटी समस्याओं को सॉल्व करने में महीनों तक इंतजार करना पड़ा कुछ एयरलाइंस को। उसके बावजूद भी द कॉमेट की जो पॉपुलैरिटी वो इतनी ज़्यादा थी कि किसी भी रूट पे अगर इसको चलाया जाता तो पैसेंजर्स धड़ल्ले से टिकट्स खरीदते और इसमें ट्रैवल करते। काफ़ी लोग सिर्फ इस एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए ट्रैवल किया करते थे। समस्या शुरू हुई 1952 के एंड में, जहां पर दो एयरक्राफ्ट बैक टू बैक रनवे पर स्किड कर गए। उस समय बताया गया कि ये इशू, ये जो प्रॉब्लम है, ये पायलट्स के साथ है, ये पायलट्स की गलती है क्योंकि वो अभी भी इनको एक पिस्टन पावर्ड एयरक्राफ्ट की तरह उड़ा रहे हैं। हालांकि इन दो क्रैशेस के बाद भी लोगों को काफी भरोसा था, एयरलाइंस को इस एयरक्राफ्ट पे काफी भरोसा था और सबने यही माना कि ये पायलट्स की गलती है। लेकिन 1953 में एक और बड़ा इंसिडेंट होता है, एक एक्सीडेंट होता है जहां पर एयरक्राफ्ट हवा में ही एक्सप्लोड हो जाता है। जी हां, ये इंसिडेंट हुआ 1953 के मार्च महीने में। इस इंसिडेंट के बाद BOAC एयरलाइन, जो कॉमेट की सबसे बड़ी ऑपरेटर्स में से एक थी, उनको अपनी पूरी फ्लीट को ग्राउंडेड करना पड़ा। अब इसके बाद जो डी हेविलैंड के इंजीनियर्स थे उन्होंने कुछ छोटे मोटे इश्यूज बताकर उसको सॉल्व किया और बाद में BOAC एयरलाइंस के जितने भी एयरक्राफ्ट थे वो वापस अपनी रूटीन फ्लाइट्स पर लौटने लगे। और इसके ठीक 6 महीनों के बाद फिर से एक एयरक्राफ्ट कलकत्ता में, जी हाँ इंडिया में ही, एक्सप्लोड होता है। ये एयरबोर्न था तभी एक्सप्लोड हो गया और उसके बाद हालत ये थी कि पूरी दुनिया में जितने भी हेविलैंड एयरक्राफ्ट थे उन सभी को ग्राउंडेड करना पड़ा। और इसके बाद जब सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और उसमें यह पाया गया कि इस एयरक्राफ्ट में जो प्रेशराइजेशन मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है वो इसके फेलियर की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल होता यह है कि इस एयरक्राफ्ट को बार बार प्रेशराइज और फिर डीप्रेशराइज करना पड़ता है, जिस वजह से इस एयरक्राफ्ट में लगातार प्रेशराइजेशन की वजह से क्रैक्स पड़ने लगे। जो एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम है उसमें सीरियस फटीग लेवल्स को पुश कर दिया गया था। साथ ही साथ यहां पर सबसे बड़ी समस्या एक और यह भी थी कि इस एयरक्राफ्ट में जो विंडोज थी वो स्क्वायरिश थी। अब स्क्वायरिश विंडोज की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि प्रेशराइजेशन की वजह से चारों ही कोनों पर काफी ज्यादा स्ट्रेन पड़ने लगा, जिससे एयरक्राफ्ट एक्सप्लोड हुए। यहां पर एयरक्राफ्ट की जो एयरफ्रेम थी उसमें क्रैक्स जरूर पड़ रहे थे, लेकिन जो फाइनल एक्सप्लोजन है वो इन्हीं स्क्वायर शेप विंडोज की वजह से हुआ। जी हां, सिर्फ विंडोज की वजह से पूरा एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट फेल होने की कगार पर खड़ा हो चुका था। लेकिन इसके बाद तुरंत ही दी हेविलैंड द्वारा अपने इंजीनियर्स के साथ मिलकर पूरे कॉमेट को एक नया शेप दिया गया, जहां पर विंडोज ओवल थी। साथ ही साथ इंजन्स को काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया। इतना ही नहीं, जो एयरफ्रेम है उसको भी स्ट्रेंथन किया गया। लेकिन उस समय तक न केवल एयरलाइंस बल्कि पैसेंजर्स को भी विश्वास उठ चुका था कॉमेट एयरक्राफ्ट में। और जब हेविलैंड द्वारा अपने कॉमेट के लेटेस्ट वर्जन कॉमेट 4 को लॉन्च किया गया तो काफी कम ही कस्टमर्स थे जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट शो करा। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा कॉमेट की गलतियों से सीख लेकर उनकी सबसे बड़ी कंपनी बोइंग द्वारा अपने 707 लेजेंडरी एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, जिसने मार्केट में एंट्री करते ही धमाल मचा दिया था। वहीं पर दूसरी तरफ डगलस DC-8 भी एक बड़े नंबर में सेल्स कर रहा था और ऐसे में कॉमेट एयरक्राफ्ट के लिए कस्टमर्स काफी कम थे। दूसरी तरफ जो एशियन मार्केट था वहां पर सोवियत कैप्चर कर चुका था अपने Tu-214 एयरक्राफ्ट से, और इसी वजह से कॉमेट कभी भी मटेरियलाइज नहीं हो पाया एक कमर्शियल सक्सेस के तौर पे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटेन का यह प्रोजेक्ट एक फेलियर था, लेकिन इसी प्रोजेक्ट की वजह से हम 50s में ही जेट एज में एंटर कर गए, क्योंकि अगर ये एयरक्राफ्ट नहीं होता तो शायद लेट 80s या फिर 90s में जाकर जेट एयरलाइनर्स हमारे सामने होते। धन्यवाद। जय हिंद।